Hello student, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों आज जो है कक्षा 12वीं व्यवसाय जो है विषय जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज जो है नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपका 12 पार्ट जो है व्यापारिक एवं केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय व्यापारिक जो रहता है वो केंद्रीय बैंक के अंतर्गत में जो काम किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर कमर्शियल एंड जो है सेंट्रल बैंक के माध्यम से केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक में किस प्रकार हम पैसे आहरण व निकाला है जमा किया जाता है इसके बारे में बताया गया। तो बैंक के बारे में यहाँ पर बताया गया बच्चों किस प्रकार जो व्यापारिक बैंक केंद्रों में बैंकों में किया जाता है। तो आइए देखिए, बैंक आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का हृदय और केंद्र बिंदु है। मतलब हम जहाँ पर भी रहते हैं जिस जगह में है वहाँ पर सिर्फ उनका हृदय स्तर बैंक को ही महत्व दिया गया है। बैंक के द्वारा हम कार्य को किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्योंकि भारत में व्यापारिक बैंक का इतिहास अति प्राचीन बहुत समय से चला आ रहा है। सन 1800 से लेकर 1900 तक की अवधि में बैंक खुलते रहे तथा असफल होते रहे। मतलब उस समय बंद होता था, खुलता फिर चालू था, फिर बंद हो जाता, ऐसा रहता था वहाँ पर, है ना। सन 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ मुंबई तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास स्थापित हुए। मतलब ये संधि है बच्चों, कब कब हुआ था इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद फिर 1863 में अपर इंडियन बैंक, फिर 1865 में इलाहाबाद बैंक, फिर 1874 में एलियांस बैंक, फिर 1854 में पंजाब नेशनल बैंक आदि की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे बच्चों। सन 1806 में बैंक ऑफ बंगाल स्टार्ट हुआ था, फिर 1840 में बैंक ऑफ मुंबई तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास स्थापित किया गया था। इसके बाद जो 1863 में अपर इंडिया बैंक, फिर 1865 में इलाहाबाद बैंक, फिर 1874 में एलायंस बैंक, फिर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक आदि की स्थापना हुई। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत से बैंक स्थापित हुए प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तथा असफल भी रहे कुछ बैंक। सन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना कीजिए। कब किया गया है रिजर्व बैंक का? इसका 1935 में ये जो है रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद से व्यापारिक बैंकों को दो भागों में विभाजित किया गया। दो भागों में व्यापारिक बैंक को स्थापित किया गया। पहला प्रथम अनुसूचित बैंक तथा द्वितीय है गैर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत शामिल किया गया। बच्चों आपको समझ आया बच्चों किस प्रकार जो हृदय और केंद्र बिंदु जो है बैंक को कहा गया है आधुनिक में। आगे देखेंगे बैंक की परिभाषा में, डिफाइनेशन ऑफ द बैंक। तो बैंक शब्द आधुनिक युग में इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है कि आज के डेट में आम आदमी भी इसके अर्थ से भली भांति परिचित है। सामान्यतः बैंक से आशा ऐसी संस्था से लिया जाता है जो धन का लेन देन करती है ना। तो बैंक की कुछ प्रमुख परिभाषा इस प्रकार दी है, एक पढ़ेंगे बाकी अपन पढ़ना। नीचे वाले देखते हैं, किनेल के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को उधार देते हैं। मतलब ऋण को जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते होते हैं, मतलब आपको उधार दे रहा है, जिन्हें उनकी आवश्यकता पड़ती है और जिसके पास व्यक्ति द्वारा अपनी अतिरिक्त राशि जमा की जाती है। तो वहाँ पर किनेल ने बताया गया। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है भारतीय प्रमंडल अधिनियम सन 1949 के अनुसार बैंकिंग से तात्पर्य है ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा कराना। मतलब अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धन वहाँ पर जमा करे जाते हैं, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है। वापस आप जमा करते हो उसको लौटाया जा सकता है, तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला भी जा सकता है। तो आइए देखेंगे उचित परिभाषा के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर जो दिया है, जो उपयुक्त परिभाषा के अध्ययन से पता चलता है कि प्रायः सभी परिभाषाओं में बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्य को स्पष्ट किया गया है। इसके द्वारा रखे गए तर्क भी दोषपूर्ण एवं अस्पष्ट है, लेकिन वेबस्टर के शब्दों में दी गई परिभाषा सर्वोत्तम है। वेबस्टर शब्दों का जो है के अनुसार बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। मुद्रा के रूप में यह एक ऐसी प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होती है, जो एक दूसरे से लेन देन चलते रहता है, तथा ऋण या कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है। वहाँ पर आप लोग देखते हैं जितने भी बैंक वहाँ पर हम लेते हैं, लोन लेते हैं, लोन में कितना % छूट रहता है, ये कटौती होता है बच्चों। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। हम यहाँ से दूसरे जगह हम क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो है किसके द्वारा होता है, बैंक के द्वारा होता है। आजकल तो पे फोन बहुत सी चीज़ आ गया है बच्चों यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर जो है उपयुक्त परिभाषा के आधार पर बैंकर उसे कहा जाता है जो निम्नलिखित दशाओं को पूरा करता है। पहला, अनेक खातों के माध्यम से जनता से जमाएं
प्राप्त करती है, मतलब सभी लोगों से। दूसरा है जमाओं की वापसी मांग पर अथवा अवधि पूर्ण होने पर की जाती है। जैसे उनका जो है मांग करता है कि मेरे पैसा चाहिए, जो है आपको पैसा की इच्छा है वो निकाला जा सकता है, और अवधि पूर्ण होता है जैसे तो उसको भी निकाल कर उसको दिया जाता है। तीसरा है जो जमाएं बैंक के पास होती है उन्हें वह उधार या विनियोग के काम में लाते हैं, उधार देने या विनियोग के खर्च के लिए। चौथा है अपने ग्राहकों के लिए अथवा उनकी ओर से चेकों का संग्रहण करता है, ताकि चेक के माध्यम से भी अब किया जा सकता है। पांचवा देखिए बैंकिंग व्यवसाय का उसका मुख्य व्यवसाय होता है, बैंक जो है बैंकिंग का व्यवसाय उसका मुख्य व्यवसाय होता है। अगला आप देखते हैं बच्चों यहाँ पर व्यापारिक बैंक का अर्थ, मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। तो व्यापारिक बैंक का आशय जो बताया गया है उन बैंकों से होता है जिनकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर इंडियन एक्ट के अंतर्गत की गई है, और जो सभी साधारण बैंक कार्य को संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि जो है कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट के तहत लागू किया गया है। ठीक है, समझ आया बच्चों। अगला देखेंगे व्यापारिक बैंकों के प्रकार। तो व्यापारिक बैंकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला अनुसूचित बैंक है ना, शेड्यूल्स बैंक। जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी श्रेणी में सम्मिलित कर रखा है वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी श्रेणी में उन बैंकों को शामिल कर रखा है जो निम्नलिखित शर्त को पूरा करता है। पहला, इन बैंकों की अधिकृत पूंजी मतलब उनकी वास्तविक पूंजी एवं रिजर्व कोष मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपये के बराबर होनी चाहिए। अगला है इन बैंकों की अपनी मांग एवं समय देयता का 15% भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जो इनके कार्य को करता है ना। तीसरा है इन बैंकों को प्रति सप्ताह अपना स्थिति विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है, आपकी स्थिति क्या है ये बैंक। चौथा है ये बैंक किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न नहीं हो सकते जो जमाकर्ताओं के हित में ना हो, मतलब उनको जो जनता के उपयोग में ना हो। इन बैंकों को रिजर्व बैंक कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान करती है, जैसे ऋण बिलों को पुनः भुनाना, सस्ती धन हस्तांतरण सेवाएं, समाशोधन गृह की सुविधा भी इत्यादि ये प्राप्त कराते हैं। अब देखते हैं बच्चों दूसरा जो है अनुसूचित बैंक के बाद दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिसे रिजर्व बैंक की दूसरी श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इन बैंकों की अधिकृत पूंजी एवं रिजर्व कोष मिलाकर 5 लाख रुपए से कम होती है। इन बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है ना। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है, अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। अगला देखेंगे व्यापारिक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित। पहला, जमा अथवा निक्षेप प्राप्त करना। दूसरा, ऋण अथवा उधार देना। तीसरा, अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि संबंधी कार्य करना। चौथा है विविध कार्य करना अनेक प्रकार से। पांचवा है आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। और छठवा है साख का निर्माण करना। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों अगला जो दिया गया है आपका जमा अथवा निक्षेप प्राप्त करना, इसका मतलब क्या होता है, रिसीव डिपॉजिट जमा करना होता है। ठीक है, तो व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य जनता की बचतों को जमा के रूप में प्राप्त करना होता है। जिन व्यक्तियों के पास अतिरिक्त मुद्रा होती है उनसे बैंक विभिन्न जमा योजना के अंतर्गत राशि एकत्र करती है, मतलब इन राशियों पर बैंक द्वारा ब्याज भी दिया जाता है, अलग से उसको ब्याज भी दिया जाता है ना। एवं बैंक जमाकर्ता अपनी राशि जब चाहे वापस प्राप्त कर सकता है। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को निम्नलिखित प्रकार के खाते की सुविधा प्रदान करके जमा कराता है। पहले ध्यान करेंगे बच्चों आप लोग चालू खाता सभी को मालूम है, जब चाहे इसमें आप निकाल सकते हो, आप उन्हें जमा कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जब दिया है चालू खाते में जमा करता है इच्छानुसार राशि जमा कर सकता है और निकाल सकता है। जमा राशि प्रायः चेक द्वारा निकाली जाती है। यह खाता जो है व्यापारियों, उद्योगपति एवं पूंजीपतियों के लिए अत्यंत लाभदायक एवं सुविधाजनक होता है, क्योंकि चालू खाता में जब चाहे उसको ज़रूरत के अनुसार वो निकाला जा सकता है, जमा भी किया जा सकता है। क्योंकि इन दिनों में कई भुगतान प्राप्त होते हैं तथा अनेक भुगतान करने पड़ते हैं उनको। चालू खाता खोलने पर बैंक द्वारा एक पासबुक दी जाती है जिसमें लेन देन का विवरण रहता है। सामान्यतः चालू खाते में जमा राशि पर ब्याज की दर नाम मात्र की होती है, ध्यान रखेंगे जिसमें बहुत कम मात्रा में क्या मिलता है, आपको ब्याज मिलता है। दूसरा है बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट। वेतनभोगी कर्मचारी अथवा अन्य सामान्य आय वाले व्यक्ति के लिए बैंकों द्वारा एक विशेष प्रकार के खाते की व्यवस्था की जाती है, सेविंग जो जिसे बचत खाता कहते हैं। इस खाते में छोटी रकम में भी जमा की जा सकती है। इस प्रकार के खाते में रकम दिन में कितनी बार जमा तो करवा सकते हैं, परंतु निकालने की सुविधा सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही दी जाती है। वर्तमान समय में बचत खाते में जमा राशियों पर भारतीय बैंकों द्वारा 6% ब्याज दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे बचत में 6% दिया जाता है बच्चों।
अब देखेंगे स्थायी जमा, जिसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। स्थायी जमा खाते के अंतर्गत जमाकर्ता का धन एक निश्चित अवधि, मतलब जो 3 माह से 1 वर्ष या कुछ अधिक के लिए हो सकती है, के लिए जमा किया जाता है। रकम जमा करते समय एक जमा रसीद मिलती है, जिस पर रकम जमा होने की तारीख, रकम निकालने की तिथि, रकम और ब्याज की दर लिखी जाती है। यह जमा रसीद अपरिवर्तनीय होती है। जमा खातों में जमा करवाई गई रकम अवधि बीतने पर ही लौटाई जा सकती है, मतलब एक फिक्स समय तक उससे पूर्व नहीं। यदि जमा करने वालों को समय से पूर्व रकम की आवश्यकता हो तो वह जमा राशि की जमानत पर ऋण ले सकता है, मतलब उसके बदले में ऋण प्राप्त कर सकता है ना। जो चौथा देखेंगे घरेलू बचत खाता, होम सेविंग अकाउंट। घरेलू बचत खाते में धन जमा कराने की सुविधा देने का उद्देश्य है दैनिक बचत को बैंक में जमा करने की आदत को बढ़ावा देना। इसमें जो है जमाकर्ता के घर एक गुल्लक या तिजोरी या डिब्बा बैंक के द्वारा इसमें ताला बंद करके रख दिया जाता है। इस डिब्बे से संबंध में व्यक्ति दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बचत को डालते जाते हैं। एक निश्चित समावधि के बाद उसे बैंक में ले जाकर ताला खुलवाकर उसमें संग्रहित धन को जमाकर्ता अपने खाते में जमा करवा लेते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित अल्प बचत योजना के अंतर्गत इस प्रकार की कई व्यवस्थाएं की गई हैं। अगला देखें अनिश्चितकालीन जमा खाता, इंडेफिनिट प्राइवेट डिपॉजिट अकाउंट। सुने, अनिश्चितकालीन जमा खाते में जमा राशि अनिश्चित काल के लिए होती है। विशेष परिस्थिति में ही यह जमा राशि निकाली जा सकती है। यद्यपि इस जमा राशि पर ब्याज की राशि निकाली जा सकती है, क्योंकि इस राशि का संपूर्ण उपयोग जो होता है बैंक अपने अधिकतम लाभ के लिए कर सकते हैं, बैंक अपना सेम के लिए, है ना। इसलिए इस जमा राशि पर अधिक दर से ब्याज दी जाती है। भारत में ऐसे खाते विशेष लोकप्रिय नहीं हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, ध्यान देंगे अपन लोग, ऋण अथवा उधार देना। तो व्यापारिक बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य ऋण प्रदान करना होता है। विभिन्न जमाओं के रूप में बैंकों द्वारा जो रुपया एकत्र किया जाता है उसे जरूरतमंद व्यक्ति अथवा व्यापारिक उद्योग संस्था एवं अन्य संस्थाओं को ब्याज पर उधार दिया जाता है। यह ब्याज दर जमा दरों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि बैंकिंग जो है व्यवसाय का उद्देश्य जो है कम ब्याज पर जमा प्राप्त करना एवं अधिक दर पर उधार देकर लाभ कमाना होता है। स्वाभाविक बात है बच्चों। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित जो ऋण दिए जाते हैं, पहले नगद साख, जो नगद कैश क्रेडिट बोलते हैं। यह ऋण उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं पूंजीपतियों को प्रतिभूति के आधार पर दिया जाता है, उसके संपत्ति के आधार पर। व्यापारियों को वर्ष भर ऋण की आवश्यकता पड़ती रहती है, अतः वे वर्ष के आरंभ में वर्ष भर के लिए ली जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि के लिए बैंक से समझौता करते हैं और आवश्यकता अनुसार ऋण की राशि बैंक से नगद निकालते रहते हैं। ऋण की निकाली गई राशि पर ब्याज दिया जाता है, वहाँ पर जितना निकालता है उसको ब्याज दिया जाता है। अधिविकर्ष, ध्यान देंगे बच्चों, ये दायित्व पूरा ध्यान रखना है ना। ओवरड्राफ्ट, जमा राशि से अधिक राशि निकालने को अधिविकर्ष कहते हैं, जो आपको अकाउंट में पढ़ाया गया। यह जो सुविधा विश्वसनीय ग्राहकों को ही दी जाती है, जो विश्वास पात्र तथा बैंक द्वारा जो है अधिविकर्ष की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। ग्राहक के लिए आवश्यक नहीं है कि उसे कितनी रकम के अधिविकर्ष की सुविधा मिली है, उतने ही रकम तत्काल एक बार में निकाल लें। वह आवश्यकता अनुसार राशि समय समय पर निकाल सकता है। उसे वास्तव में निकाली गई रकम पर ही ब्याज देना पड़ता है, जो भी उसमें ब्याज देना पड़ता है, किंतु ब्याज की दर ऊंची होती है, इसमें ध्यान रखें, है ना, अधिक निकालने पर। ऋण तथा अग्रिम, लोन एंड एडवांस में पहले से लेना। ये ऋण तथा अग्रिम प्रतिभूतियों के आधार पर दिए जाते हैं। एक बार में ऋण की पूरी राशि ऋणी को दे दी जाती है तथा उस पूरी राशि पर ब्याज लगाया जाता है। यह अधिविकर्ष एवं नगद साख से भिन्न होता है, अलग होता है। उसमें जितनी राशि निकाली जाती है उतनी ही ब्याज दिया जाता है इसमें। लेकिन ऋण तथा अग्रिम में ऐसे नहीं होता है तथा ऋण तथा अग्रिम की स्वीकृति मिलने पर चाहे उसका उपयोग किया गया हो या नहीं, पूरी राशि पर ऋणी से ब्याज दिया जाता है। अगला देखेंगे व्यापारिक बिलों की कटौती, डिस्काउंट और ट्रेडिंग बिल। जैसे आप देखेंगे आधुनिक समय में विनिमय पत्रों को भुनाकर बैंक से ऋण प्राप्त करने की पद्धति अधिक लोकप्रिय हो गई है। इस पद्धति के अंतर्गत बैंक द्वारा व्यापारिक जो विपक्षों को जो अल्प अवधि के होते हैं, परिपक्वता बोलते हैं, मैच्योरिटी के पूर्व आधा पे को कमीशन या कटौती काटकर विपत्र की शेष राशि दे दी जाती है तथा बैंक परिपक्वता की तिथि डेट को मेजोरिटी पर आहारता से राशि को प्राप्त कर लेता है। यह ऋण अल्पकालीन होता है तथा सुरक्षित रहता है। आज के लिए यही तक बच्चों, अगर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तीसरा जो अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि मंडल संबंधित कार्य जो है दूसरे भाग में। गुड डे आज के लिए।